गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजय सिंह मैथ वाला पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक अगले वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और उसे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो मैं अपने वादे के अनुसार फिर से क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक लेकर आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। तो चलिए हम लोग मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो फटाफट से हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखेंगे हम लोग क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे यहाँ है स्टोमाटा क्लोजेस व्हेन। स्टोमाटा क्लोज हो जाता है कब? तो देखिए स्टोमाटा कब क्लोज हो जाता है। इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। उस समय अगर ये क्लोज हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान अगर क्लोज हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? इट डज़ नॉट नीड कार्बन, जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, हाँ तब बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल। बिल्कुल सही है कि जब क्या होता है वाटर फ्लोज करने लगता है गार्ड सेल से तब ये बंद कर लेता है। वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल, ये बात गलत है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है 2 और 3। ये 2 और 3 ये दो ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए देखते हैं किसमें है। ऑप्शन सी, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सभी लोग अगर मिरर पढ़े हैं तो मिरर में याद होगा आप लोगों ने कनकेव पढ़ा होगा, और कुछ कनकेव के जैसा ही इसका भी इमेज फॉर्मेशन का रूल होता है, कुछ हद तक मैच करता है। और वो अगर आप लोग पढ़ रखे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ भी हमने पढ़ा था कि अगर आपने 2F यानी जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रखा है तो वो इक्वल साइज का इमेज बनाता है और रियल इमेज बनाता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, 2F पे। और जैसे जैसे आप मिरर की ओर आगे बढ़ते थे, कनकेव मिरर में आगे बढ़ते थे, उसी से इमेज साइज जो है वो आपका बढ़ता चला जाता था। इसी तरह से बिल्कुल जैसे कनकेव मिरर में आपने पढ़ा, उसी तरीके से आपका कन्वेक्स लेंस में भी होता है कि जो जो आप आगे बढ़ते जाते हैं इमेज साइज आपका बढ़ता चला जाता। और उसके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के साइज का ही बने, तो उसके लिए आपको 2F पे क्या करना है, 2F पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। 2F पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, तब आपका रियल और इक्वल साइज का इमेज बनेगा। तो वेरी क्लियर कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 2F पे। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ये बोल रहा है कि 2F से बाहर रखिए, तो गलत बात है। एट प्रिंसिपल फोकस, ये भी गलत बात है, प्रिंसिपल फोकस पे भी नहीं है। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये बात सही है, ये बात मिल गई। देखिए यही वाला बात यहाँ कह रखा है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ट्वाइस द फोकल लेंथ यानी F होता है फोकल लेंथ, और ट्वाइस यानी 2F। तो ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। द लेंस सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। देखिए सीधी सी बात है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नहीं, आप सिंपल शब्दों में स्क्रीन समझिए। आपकी आंखों में स्क्रीन का काम कौन करता है, बस इतना आप जान लीजिए। ठीक है, सारा कहानी, इतना कहानी नहीं समझना, सीधा सा बात है कि लेंस सिस्टम जो है हमारी आंखों का, खास तौर से ह्यूमन आई का, ठीक है, वो जो इमेज फॉर्मेशन करता है, कहाँ करता है, जिस स्क्रीन पे, उस स्क्रीन का नाम बताइए क्या, वो कौन सा स्क्रीन है। तो ये सभी लोग जानते हैं कौन है, रेटिना। रेटिना पे ही आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। और आप जानते हैं लाइट सेंसिटिव होती है, ऑप्टिक नर्व वहीं से कनेक्टेड होता है, जो आपके ब्रेन को मैसेज देता है और बताता है कि इमेज बन चुकी है और इमेज आपको समझ में आती है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा।
जो नीचे 4 पैटर्न दिए गए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, सभी लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड पढ़े होंगे तो सभी को पता है ये एक मैग्नेटिक फील्ड का ही अलग अलग तरह का पैटर्न दे रखा है। इसे पूछा ये जाता है आपसे कि द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। तो सोलेनॉइड आप लोग पढ़े ही हैं, तो सोलेनॉइड में सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल भी होता है और यूनिफॉर्म भी होता है। ध्यान रखिएगा, पैरेलल और यूनिफॉर्म होता है। तो वेरी क्लियर कि इतना आपको कुछ समझ में आए ना आए, आप इतना तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि पैरेलल होता है। इतना तो मतलब जो बेसिक सी नॉलेज भी रखता है वो जानता है कि पैरेलल होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इन सबों में पैरेलल तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि आपका ए और सी में कौन सा सही है, क्योंकि ये भी पैरेलल दिख रहा है और ये भी पैरेलल दिख रहा है। तो आपको याद होगा या आप लोगों ने जब भी कभी ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको टीचर ये चीज़ बताए होंगे, समझाए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक पोल से दूसरी पोल की ओर कुछ इस तरीके से पास करती है जो एक फिक्स डायरेक्शन में हो करके जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे आपका एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की ओर बनता है वो भी यहाँ पे दर्शाना जरूरी है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपका आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन सी। वहाँ पे आपका दोनों ही एंड पे, दोनों ही पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो नहीं दर्शाया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता है। तो ऑप्शन सी को आप लोग सही कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 आइए, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आर मिसिंग। देखिए, इसको समझने से पहले आपको तो ये जानना होगा कि प्रोड्यूसर होता है ट्रॉफिक लेवल में। जैसे ही आते हैं आप देखते हैं, एक तो होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको आप कंज्यूमर भी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद होता है सेकेंडरी, ठीक है, और सेकेंडरी के बाद होता है टर्शियरी, ठीक है, सेकेंडरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद होता है टर्शियरी। ये ऐसा है कि सभी लोग जानते हैं कि ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया और ये लेवल 4 हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की बात की गई। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कौन आ रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर आ रहा है, और प्राइमरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड होता है, प्रोड्यूसर पे, यानी कि वो जो प्लांट है उन सबों को जो है वो खाता है, तो उसी को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे डीर हो गया, गॉट हो गया, काव हो गया, बफेलो हो गया, ये सभी जो भी शाकाहारी जीव है वो सभी प्राइमरी कंज्यूमर हैं, और उन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि आपको इसमें से देखना है कि कहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर मिस कर गया है। देखिए, गॉड तो यहाँ है ही है, तो ये ओके है, ये तो मिस किया नहीं। यहाँ पे देखिए प्लैंकटन दिया है और स्मॉल फिशेस जो कि उस प्लैंकटन को खा रहे हैं वो भी दे रखा है, यानी प्राइमरी यहाँ भी है। यहाँ पे देखेंगे टाइगर, ग्रास, स्नेक और फ्रॉग। यहाँ पे देखिए, ना तो टाइगर प्राइमरी में आता है, ना तो स्नेक आता है, ना तो फ्रॉग आता है, और ना तो ग्रास आता है, क्योंकि ग्रास तो प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइमरी वाला हमें प्राइमरी कंज्यूमर का एक भी एग्जाम्पल नहीं दे रखा है ऑप्शन सी में, और यही बात आपसे पूछा गया था कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहाँ पे मिसिंग है, इसमें आपको ढूंढना था, तो यहीं पे मिसिंग है। इसमें है ही है, इसमें देख ही रहे हैं, ग्रास हॉपर दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जो फिजन करता है, जो कहने का मतलब है कि सेल का डिवीज़न खुद ही कर लेता है। यहाँ पे यही बात इसका कहना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप देखेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इन सबों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कर रहा है, सिंपल सी बात, आप वही बात आगे लिख रहे हो,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डजेंट मैटर। आप ये देखो कि जो फिजन कर रहा है, ठीक है, वो कौन है? तो भाई जो फिजन कर रहा है यहाँ पे मल्टीपल फिजन कर रहा है, मल्टीपल फिजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मोडियम। एक सेल से कई सारे सेल तैयार कर लेता है, या एक ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेता है बिना किसी दूसरे मेल या फीमेल की सहायता के, खुद से। तो ये हो गया, ये कौन है? प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से आप सभी लोग जानते हैं मलेरिया जो होती है, जो मच्छर के काटने से मलेरिया आ जाता है, तो ये प्लाज्मोडियम ही आपके शरीर में जाता है और अंदर वो क्या करता है? मल्टीपल फिजन करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो ये तो एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ रखे होंगे सभी लोग, नीचे क्लास में भी दे रखा है ये। चलिए आगे देखते हैं, 17 में आते हैं। 17 में क्या है? अजर्सन रीजन। वाओ, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है और खुद से ही इसका विश्लेषण करना है ढंग से। सिर्फ आपके जो कंसेप्ट हैं उसको आपको ध्यान में रखना है और फिर यहाँ पे एनालाइज करना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, यानी अजर्सन सही है या नहीं, रीज़न सही है या नहीं। कई बार होता है कि सही होता है लेकिन मालूम चलता है कि उसके जो रीज़न दिए गए हैं वो गलत हैं, या रीज़न भी सही है, एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हो पाया। तो ऐसे केसेस में हमें करना क्या है? सही से उसका चयन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला है, हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद अ नाइट्रिक एसिड। बहुत अच्छी बात। देखिए, हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व, ये आपको लगता है ना कि जिंक के साथ जब रिएक्ट करता है, कौन रिएक्ट करता है? नाइट्रिक एसिड, यानी क्या? HNO3। अच्छा, नाइट्रिक एसिड के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? सभी लोग जानते होंगे, हमको लग रहा है नहीं जानते कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो करता क्या है कि ऑक्सीजन को जो है देने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो कहता है कि भाई तुम वाटर मॉलिक्यूल बना लो ना, तुम काहे के लिए जुट्ठे परेशान हो रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल बना लो। तो उसके बावजूद क्या होता है, क्या देखने को मिलता है कि जिंक रिएक्ट करता है लेकिन वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का तो वो यूज़ करवा देता है वहाँ, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी भी मेटल को जब आप किसी एसिड से रिएक्ट कराते हो, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है, हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व होता ही होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है कि नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी मेटल का आप रिएक्शन कराते हो तो नाइट्रिक एसिड अपने आप में एक अच्छा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो भला वो हाइड्रोजन को निकलने क्यों देगा, उसका तो यूज़ कर लेगा वो वाटर मॉलिक्यूल बनाने में। तो यही वजह है कि हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है ये एकदम 100% सही। अगला रीज़न पे जाते हैं। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस। नाइट्रिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को जो है ऑक्सीडाइज करता है। प्रोड्यूस टू वाटर, अभी हमने यही बात की तो चर्चा की कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस, वो तो ऑक्सीडाइज कर लेगा हाइड्रोजन गैस को, ऑक्सीडाइज कर लेगा हाइड्रोजन को। किसके लिए? तो भाई वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, एकदम बिल्कुल सही बात है। ये भी सही है, ये भी सही, यानी अजर्सन एंड रीज़न दोनों ही सही है। चलिए कहाँ पे है देखते हैं हम लोग। बोथ अजर्सन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बिल्कुल सही बात कही गई है। ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। किसके लिए? 17 के लिए। 17 के लिए आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। बिल्कुल सही बात कहा गया है। जैसे जैसे आप फूड चेन में देखेंगे कि ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है तो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि वो एक्सट्रैक्ट भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्या 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 ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? हार्मफुल केमिकल, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सीधी सी बात है, मेटाबॉलिक वेस्ट भी बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे लेवल बढ़ता है। खैर वो सब चीज़ आप लोग पढ़े ही हैं, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं। देखते हैं हार्मफुल केमिकल, ये तो बात सही निकला। चलो भाई, ये बात आप सही कह रहे हो। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है, हार्मफुल केमिकल्स उसमें भी बढ़ता चला जाता है।
अगला है हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड, भाई हार्मफुल केमिकल जो स्प्रे किए जाते हैं ऑन द क्रॉप्स पे, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीजेस, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीजेस एंड पेस्ट। अब सभी लोग जानते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। कहा है कि उसमें जो है क्या किया जाता है कि जो भी क्रॉप्स वगैरह होते हैं उसमें आप देखेंगे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ किए जाते हैं ताकि उस पर कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। लेकिन आपको लगता है ये बात तो इन्होंने सही कहा है, ये सब भी एक कारण होता है, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है हार्मफुल केमिकल्स भी इन सभी कारणों से भी बढ़ते हैं, ये बात तो सही कहा है। लेकिन क्या ये इस बात को पूरी तरीके से समझाया नहीं समझा, यानी एक्सप्लेन ठीक तरीके से नहीं कर पाया कि हाईएस्ट आपने जो ट्रॉफिक लेवल बोला उसमें किस तरीके से आप देखेंगे कि हार्मफुल केमिकल्स जो हैं उसके एक्यूमुलेशन बढ़ते चले जाते हैं, ये चीज़ नहीं आपने यहाँ क्लियर किया। तो देखिए ये भी सही है, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी बात इसने सही कहा, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया सही ढंग से। तो हम लोग कहेंगे कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी ऑप्शन आपका बी हो गया ये। चलिए इसके लिए लिखेंगे ऑप्शन बी। फटाफट से बढ़ते चलते हैं क्योंकि हमने कहा है आप लोगों से कि आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लेंगे, एग्ज़ाम का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल। ये बात एकदम सही आपने कह दिया कि पानी में रहने वाले जीव जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं, ये बात तो आपका कहना सही है, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ ब्रीथिंग उनकी फास्ट होती है हमारे आपकी तुलना में। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है यानी कि स्थल पे पाए जाने वाले जीवों की तुलना में पानी में पाए जाने वाले जीवों की जो ब्रीथिंग रेट है वो अधिक होती है, यानी वो पर मिनट काउंट जो होता है उनका ब्रीथिंग का वो हम लोगों से अधिक होता है, यानी वो फास्ट सांस लेते हैं, जल्दी सांस लेते हैं। उसका कारण ये बता रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वाटर में ज़्यादा मात्रा में डिज़ोल्व रहता है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। देखिए ये आपको रीज़न से खुद ही पता चल गया होगा, आप खुद ही संतुष्ट नहीं होंगे। ये रीज़न जो है ना नहीं सही बोला है। ये बात तो सही है कि वो लोग तेज़ी सांस लेते, लेकिन रीज़न सही क्यों नहीं बोला? आप खुद सोचिए कि जब भी आपको सांस लेने में कठिनाई होती है यानी ऑक्सीजन की जहाँ कमी होती है आपको घुटन सी महसूस होती है और तेज़ से सांस लेते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे ज़्यादा हवा मिल रहा है, यूँ कह लें कि ऑक्सीजन ज़्यादा जहाँ मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या आप ज़ोर से सांस लेते हैं? नहीं, बिल्कुल धीमे आराम, क्योंकि ज़ोर से सांस लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा, जो कि आप उतना तेज़ी से उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे स्लो प्रोसेस में, यानी कि वहाँ पे आपको सांस लेने का जो प्रोसेस है वो आपको स्लो करना पड़ता है, क्योंकि आपको जितने अमाउंट में चाहिए उतना मिलता रहे। तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ पे ब्रीथिंग रेट हाई देखने को नहीं मिलेगी। और ये कह रहा है कि पानी में जो है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, इसीलिए वो लोग तेज़ी से सांस लेता है। तो गलत बात बोल दिया ना, ज़्यादा रहता तो और धीमा ना लेता सांस क्या, और धीरे सांस लेता। तो ये सीधी सी बात है, असर्शन तो आपका ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। चलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स, असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स, सी नंबर, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग सी को टिक कर लेंगे, सी लिख लेंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका सही। आगे देखते हैं, द रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। नेचुरल स्पेक्ट्रम है, देखिए बड़ा अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, स्पेक्ट्रम अब सभी लोग जानते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। सिंपल सी बात है ना, स्पेक्ट्रम एक फेनोमेना है इन विच वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। तो ये यहाँ जो रेनबो हम लोग देखते हैं, रेनबो में भी यही प्रक्रिया होती है कि सनलाइट जो है, जो कि वाइट लाइट हम लोग कहते हैं, वो स्प्लिट हो जाता है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, जिसकी वजह से हमें वो रेनबो दिखाई देता है। तो ये बात तो सही है, इन्हें सही कहा है,
कारण क्या दिया है ये देखिए, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये बात गलत है। कभी भी रेनबो आप लोग जो है अगर ऑब्जर्व किए होंगे इस चीज़ को या फिर ध्यान से देखे होंगे, तो रेनबो कभी भी आपको मतलब 12 बजे 1 बजे 2 बजे नहीं दिखता है। कभी भी दिखेगा या तो अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो मॉर्निंग टाइम में दिखेगा, या तो आपको कब दिखता है इवनिंग टाइम में हमेशा, यानी कि जब सनलाइट जो है तिरछी पड़ रही होगी। ठीक है, सनलाइट तिरछी पड़ रही होगी और ये कह रहा ओवरहेड हो यानी सर के ठीक ऊपर हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं ना कि लाइट कभी भी 90 डिग्री पे पड़ेगी तो सीधे वाटर ड्रॉपलेट से सीधे निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है, सब पढ़े होंगे ये चीज़। ठीक है, 90 डिग्री पे अगर वो फॉल करती है तो वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के, वो अपना पाथ बिल्कुल भी नहीं मोड़ेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, उसके लिए उसको क्या होना होगा, थोड़ा टेढ़ा तो होना ही होगा, थोड़ा तिरछा होना ही होगा, तभी वो डेविएशन कर पाएगी। चलिए, तो ये बात, ये तो रीज़न तो संतुष्ट नहीं है, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं इसके रीज़न से, रीज़न सही नहीं दिया गया है, तो इसलिए रीज़न को कर दीजिए गलत, फटाफट से गलत हो गया रीज़न। चलिए, इस तरह से जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 11 से 20 तक आप लोगों का इसका क्वेश्चन कर देंगे, सो मैंने आप लोगों का ये क्वेश्चन कर दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, ऐसा नहीं लगा कि हाँ कहीं से भी क्वेश्चन, अगर आप पढ़ते हैं तो आप भी जान रहे हैं अच्छी तरीके से, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको कहीं से परेशान करे। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक भी करें, इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और उम्मीद करेंगे कि आज ही आप लोगों का जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए नीचे का जो बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी भी हम कर दें। ठीक है, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। चलिए, फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।